कभी आपने जलती हुई मोमबत्ती को देखा है? जब हम इस मोमबत्ती को उल्टा करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि इसकी जो लौ होती है वो और तेजी से और तीव्र गति से जलने लगती है। पराक्रम, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि उल्टी मोमबत्ती की जो लौ होती है वो और तेज प्रज्वलित क्यों होती है? दरअसल वो हमें संदेश देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है और कैसे विजय प्राप्त करनी है। बिल्कुल अमृता, संस्कृत का एक श्लोक है बहुत अच्छा, उद्यमे न हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी कि परिश्रम से और मनोरथ से ही आपके काम सिद्ध होते हैं। ठीक उस प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता। इसलिए परिश्रम करें, मेहनत करें और विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। और इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर होगी हमारी नजर। आपको बताएंगे आज के खास दिन के बारे में। आज है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। जानेंगे कैसे हुई इस दिन को मनाने की शुरुआत और क्यों मनाया जाता है ये दिन। साथ ही रूस यूक्रेन जंग के बीच एक पॉजिटिव खबर भी हमारे बीच में है, डालेंगे उस पर नजर, बताएंगे आपको कि ये पॉजिटिव स्टोरी क्या है। और इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो अगले आधे घंटे हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास है, जुड़े रहिए मेरी और अमृता के साथ। और सबसे पहले नजर डालते हैं संसद से जुड़ी सुर्खियों पर। संसद में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूक्रेन की स्थिति पर बयान देंगे। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्रयासरत भारत सरकार और ऑपरेशन गंगा के तहत निकाले गए 22,500 भारतीय। संसद में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने के बारे में देंगे बयान। पाकिस्तान में आज से कुछ समय पहले तकनीकी गलती के कारण फायर हुई थी भारतीय मिसाइल। 9 मार्च को हुआ था यह हादसा। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लोकसभा में बयान आया। उन्होंने कहा कि जो युद्धग्रस्त यूक्रेन है वहां से स्वदेश लौटे छात्रों की शिक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन से करीब 20,000 मेडिकल छात्रों को सुरक्षित वापसी लाया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यूक्रेन से छात्रों को निकाले जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। सदन के कई सदस्यों ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। मंगलवार को इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट। चर्चा के बाद निचले सदन से प्रस्ताव पारित किया गया। राज्यसभा में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास संबंधित मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। और चलिए अब बात करते हैं देश से जुड़ी राष्ट्रीय खबरों की। नेशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट वुल्फगैंग सोबोत्स्का, फेडरल काउंसिल की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन श्वार्ज फुक्स और ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ओम बिरला ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध 7 दशक पुराने हैं, जो दोनों देशों के लिए खास महत्व रखते हैं। साथ ही ऑस्ट्रियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संसद के नए निर्माणाधीन भवन को देखा और उसकी 3D इमेज की सराहना की।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हम ऐसे युग में हैं जहां हमें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर लगातार पुनर्विचार करने और उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण है। आज एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी के प्रतिभागियों से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी नीति, नवाचार या संस्था का अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन को खुशहाल और अधिक आरामदायक बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों की परिवार के सदस्यों को मिलने वाली 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि पाने के लिए झूठे दावों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और उसे लगता था कि नैतिकता का स्तर इतना नीचे नहीं गिर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले की जांच महालेखाकार कार्यालय को सौंप सकते हैं। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत हुई है। भारत ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 238 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। श्रेयस अय्यर प्लेयर ऑफ द मैच बने, ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द सीरीज। मैच के तीसरे दिन श्रीलंकाई टीम 208 रनों पर ढेर हो गई। श्रीलंका के लिए दूसरी पारी में दिमत करुणारत्ने ने शानदार 107 रन बनाए। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के पहले दिन 2 जीत के साथ शुरुआत की। 2 बार विश्व स्नूकर और बिलियर्ड्स चैंपियन रह चुके आडवाणी ने इरशाद को पहले मैच में 4-2 से हराया। दूसरे मैच में उन्होंने मंसूर को मात दी। और चलिए अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी खबरों पर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। फैसले के मद्देनजर पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई है। दक्षिण कर्नाटक के उपायुक्त ने बयान जारी करके कहा है कि 15 मार्च को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की 36 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च मंगलवार से शुरू हो जाएगी। 30 सीटों के लिए नामांकन पत्र 19 मार्च तक भरे जाएंगे, जबकि 6 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 तक चलेगी। सभी 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, 12 अप्रैल को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में मिली शानदार जीत के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। विशेष धन शोधक निरोधक कानून अदालत ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। देशमुख को 12 घंटे तक पूछताछ के बाद 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत में कहा कि देशमुख इस मामले में प्रमुख षड्यंत्र करता है। पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भगवंत मान संगरूर लोकसभा सीट से 2 बार की सांसद हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर 16 मार्च को शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह नमान शहर जिले में स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के मूल गांव खटकड़ कला में आयोजित होगा। उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूर्व मंत्री बंशीधर भगत को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। राज्यपाल ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन ने नवनिर्वाचित विधायक गणेश गांवकर को विधानसभा सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। बीजेपी नेता गांवकर सामुंडेन से विधायक हैं। उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राजभवन में शपथ ली। नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने आज विधानसभा सत्र बुलाया है। बीजेपी ने 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 20 सीट जीत की है। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल इम्फाल में 12वीं मणिपुर विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। रविवार को मणिपुर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेने वाले सैरोखेबम राजेंद्र सिंह ने विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
असम विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल जगदीश मुखी के संबोधन के साथ ही शुरू हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार अपने अहम चुनावी वादों में से एक को पूरा करने के लिए 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में गतिरोध भी देखने को मिला। असम विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दिमारी ने बजट सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक भुवन गाम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भुवन गाम हाल ही में मांजुली से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तेलंगाना में जी सुखेंद्र रेड्डी को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया। विधान परिषद के सचिव ने कहा कि केवल सुखेंद्र रेड्डी का ही नामांकन प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोगों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उपज बढ़ाने के लिए किसानों को हर संभव मदद दे रही है। प्रदेश में हर साल 14 मार्च को कृषक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने कोंकण क्षेत्र और मुंबई तथा उसके आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों कोल्लम, अलप्पुझा, कोट्टायम, त्रिशूर, कोझिकोड और कुन्नूर में दिन के तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य में पिछले कई दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में लू चल रही है, जो अभी 2 दिन रहेगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत ने सोमवार को रूस और यूक्रेन के बीच सभी तनाव को समाप्त करने के लिए दोनों देशों को सीधे संपर्क और वार्ताओं का रुख करने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत हमेशा से मॉस्को और कीव दोनों के संपर्क में रहा है और बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। यूक्रेन में रूस की ओर से छेड़े गए युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संभावनाओं को तलाश रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध को रोकने के लिए रूस के करीबी देशों के संपर्क में भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता के प्रयासों पर चीन, भारत और कई अन्य देशों के साथ निकट संपर्क में है। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत सोमवार को हुई, जो आज भी जारी रहेगी। और इसी बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। वार्ता में यूक्रेन ने शांति, युद्ध विराम, रूसी सेना की तत्काल वापसी और नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी की मांग उठाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। संसद के स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सीनेट में इसकी घोषणा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में सोशल मीडिया मंच और अन्य ऐप की पहुंच को सीमित करने का काम शुरू कर दिया है और अब आवाजों को दबाने के लिए नए तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों की सोशल मीडिया कंपनियों के काम समेटने का भी लाभ परोक्ष रूप से पुतिन को ही मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट कर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। साथ ही अमेरिका में यूक्रेन के शरणार्थियों को अनुमति देने और वहां पैसा, भोजन और अन्य मानवीय सहायता भेजने की घोषणा भी की है। अंतर्राष्ट्रीय रूसी मीडिया स्पुतनिक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूक्रेन बना रूस मामले में 16 मार्च को फैसला सुनाएगा। न्यायालय 16 मार्च को अपना फैसला देगा। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि आज क्या कुछ खास गतिविधियां हैं। राज्यसभा में आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शामिल है।
इस दौरान सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। चर्चा के आखिर में संबंधित मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। और इसके अलावा दोनों सदनों में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज साल 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के अंदर आने वाली अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। और इसके साथ ही लोकसभा में आज सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी। दोनों सदनों में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सूचीबद्ध है। इसके साथ ही आज राज्यसभा के पटल पर रखे जाने वाले पत्र संबंधी समिति और शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में होगी। इसके साथ ही लोकसभा की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा समिति, जल संसाधन समिति की बैठक, साथ ही लोकसभा की जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की बैठक होनी है। और इसके साथ आज विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसके बाद आपको बता दें आज के खास दिन के बारे में। कई बार देखा जाता है कि ग्राहकों को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट और नापतोल में अनियमितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इस दिन उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। साथ ही ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि बाजारवाद की आड़ में उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना हो। इस साल की थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। जानते हैं कैसे और क्यों हुई इस दिन को मनाने की शुरुआत। दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन यानी 15 मार्च काफी खास है। आज उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, जिससे मुनाफाखोरी और बेईमानी के प्रति जागरूकता लाई जा सके। भारत की जनसंख्या और बाजार दोनों विशाल हैं, जहां उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी एक आम बात है। अक्सर दुकानदार जनता को नकली उत्पाद बेच देते हैं या फिर ज्यादा कीमत वसूल लेते हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब एक बहुत बड़ा तबका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता। नतीजतन बात कहीं नहीं पहुंचती। हालांकि देश के कानून ने उपभोक्ताओं को व्यापक अधिकार दिए हैं, जिनके तहत हर उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता की जिम्मेदारी तय होती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का विचार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को दिया था। उपभोक्ता अधिकारों के पक्ष में मजबूती से बात करने वाले वो दुनिया के पहले नेता थे। 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशा निर्देशों को फिर मंजूरी दी। 1983 में पहली बार मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद से इसे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इससे जुड़े कानूनों की जानकारी देना है। बाजार में होने वाली जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वाली वस्तुओं की बिक्री, ठगी और नापतोल में अनियमितताओं को देखते हुए तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इसी के साथ अब वक्त तो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं होली के त्योहार से जुड़ी एक बेहद सुंदर तस्वीर। जी हाँ, दरअसल होली के पावन पर्व के मौके पर भुवनेश्वर में एक प्ले स्कूल में बच्चे खेल खेल में ऑर्गेनिक कलर बनाना सीख रहे हैं और इस दौरान बच्चों के जरिए होली की अटखेलियां भी देखने को मिली। तो आप आनंद लीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास।
मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। Journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India, with me Hemant Batra, only on Sansad TV. The India Startup Story. Powerful ideas, dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पराक्रम, हम भले ही वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इन सब के बीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें, उससे सबक लें और उन सबक के आधार पर भविष्य की जो नीतियां हैं या जो योजनाएं हैं वो निर्धारित करें। तो इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी अमृता कि हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी इतिहास का सच बताएं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर हमारा इतिहास था क्या। तो आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और एक नजर डालते हैं कि 15 मार्च की तारीख के नाम इतिहास के पन्नों में क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 15 मार्च वर्ष 1877 में क्रिकेट की दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था। इस पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थीं। इस ऐतिहासिक मैच का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। सबसे खास बात यह थी कि इस पहले टेस्ट मैच की कोई समय सीमा तय नहीं थी। इसी वजह से इसे टाइमलेस टेस्ट भी कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से चार्ल्स बैनरमैन के 165 रन की बदौलत टीम ने 245 रन बनाए थे। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 196 रनों पर ही सिमट गई थी। वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 104 रनों पर आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड को जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में महज 108 रन पर ही आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने इस ऐतिहासिक पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच को 45 रन से जीत लिया। इंग्लैंड के अल्फ्रेड शॉ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली गेंद डालने के लिए जाने गए और वहीं चार्ल्स बैनरमैन टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पहली गेंद खेलने वाले खिलाड़ी के साथ ही पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। और इतिहास के पन्नों के बाद आइए अब आपको बताते हैं आज की पॉजिटिव स्टोरी। दरअसल यूक्रेन में जारी युद्ध के माहौल के बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक बेहद पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। तो अमृता, वो पॉजिटिव स्टोरी है क्या? बिल्कुल, तमाम दुश्वारियों और अंधकार के बीच जब रोशनी की कोई किरण आती है तो बेहद उत्साह देती है और आशा की उम्मीद जगाती है। यहाँ पर भी एक फैशन शो का आयोजन हुआ। इस फैशन शो की खास बात ये थी दरअसल पराक्रम कि इसमें यूक्रेन से आई विकलांग मॉडल्स ने भी रैंप पर वॉक किया। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच एक तरफ जहां लोगों में दहशत भरी हुई है, वहीं अमेरिका के लॉस एंजलिस की ये तस्वीरें उन दहशत के बीच खुशी के पल देने का काम करती हैं। जी हां,
अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक फैशन शो का आयोजन हुआ। रनवे ऑफ ड्रीम्स फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस शो की खासियत ये थी कि न सिर्फ बच्चे और वयस्क विकलांग मॉडल शामिल थे, बल्कि यूक्रेन से आए मॉडल्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूक्रेन से आए विकलांग मॉडल्स का रैंप वॉक देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की। इससे यूक्रेन के मॉडल्स भी काफी उत्साहित नजर आए। In spite of everything, I came here. In this show, I can be a voice of fashion, of equality, of beauty, and power. I could to be. I know this. जाहिर है कि यूक्रेन में जारी युद्ध के माहौल के बीच अमेरिका आना और विकलांग होने के बावजूद फैशन शो में हिस्सा लेना वाकई इन जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो अमृता, हमने देखा कि दिव्यांग रहने के बाद भी यदि आत्मविश्वास है और हौसला आप नहीं खोते हैं तो युद्ध जैसी स्थिति में भी एक आनंद को तलाशा जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो युद्ध है वो किसी भी स्थिति में समाधान नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं सभी देशों की सरकारें और खासकर भारत जो है लगातार इस कोशिश में है कि समाधान की ओर यूक्रेन और रशिया जो है वो आगे बढ़े और इस तरह के जो खूबसूरत पल होते हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिले। और पराक्रम, अब हम नज़र डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप देखिए कार्यक्रम संसद में आज। संसद की दिन भर की गतिविधियों पर आधारित है हमारा खास कार्यक्रम, और 11 बजे से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं संसद टीवी पर। और इसके साथ ही शाम 7 बजे आप देखिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित कार्यक्रम आज की खबर, और 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे द न्यूज आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का न्यूज बुलेटिन, और इसके साथ ही 9:30 बजे द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। रात 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर संसद की जो सदन की कार्यवाही है उसकी झलकियां कार्यक्रम हाउस हाईलाइट में, और 10:30 बजे इसी कार्यक्रम को हिंदी में आप देख सकते हैं सदन दिन भर में। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं सीआईएसएफ के अदम्य साहस की एक जाबाज तस्वीर। बिल्कुल, जिसमें जवानों ने अपने कर्तव्यों से अपने बुलंद हौसलों और अपने इरादों को जाहिर किया है। किस तरीके से, आप इसे देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेट्रो फीडर बस स्टैंड के पास एक युवती घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही है। उसे टैक्सी आते हुए दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक नापाक मंसूबों के तहत युवती को अकेला पाकर जबरन गाड़ी में खींच लिया जाता है।